जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लास्ट 1 वीक के अंदर जो मुझे ये अपना अन अकेडमी में इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है उसमें विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे। उसमें कुछ तो ऐसे प्रश्न होते हैं कि उसने टेक्स्ट में मैंने जवाब बता दिए होते हैं, कुछ जिनका बोल के जवाब देने में मेरी टाइम बच जाए तो उस तरह से ख़त्म करता हूँ। बेन नेहा का प्रश्न कि प्रीलिम का फॉर्म भरा अपन एग्ज़ाम नहीं दे, नो प्रॉब्लम। देखिए, अगर आप फॉर्म भरते हैं लेकिन प्रीलिम के दोनों पेपर में एब्सेंट रहते हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, सो डोंट वरी। पर शर्त क्या है, दोनों पेपर में एब्सेंट रहना है तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। फिर बहन राशि का प्रश्न, जीएसटी के देखिए, अभी हम बोलते हैं कि आईजीएसटी है जिसके दो हिस्से होते हैं, एसजीएसटी होता है और सीजीएसटी होता है। पर जब ये नहीं था तो क्या लगता था, यूनियन का एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस होता था तो सर्विस टैक्स लगता था, तो उनके ऊपर भी जो भी 41% तो शेयर करना ही पड़ता फाइनेंस कमीशन के हिसाब से। तो यूनियन का लॉस नहीं है, वो तो पहले भी हुआ करता था टैक्स कुछ ना कुछ, और उसमें से भी हिस्सा देना ही पड़ता था, सो इट इज़ नॉट अ लॉस। और वैसे भी ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, फाइनेंस कमीशन बोल रहा है, सो यू हैव टू डू इट। देन नैन्सी का प्रश्न, बीकॉम किया फिर सोशियोलॉजी किया फिर एमए कंप्लीट हो जाएगा, शुड आई गो फॉर पीएचडी यूजीसी नेट आफ्टर कंप्लीटिंग और शुड आई फोकस ओनली फुल टाइम बैकअप एचपीएससी फ्रॉम हरियाणा। देखिए, अब इसके अंदर बात ऐसी है कि ये हरियाणा की एग्ज़ाम कितनी फ्रीक्वेंटली होती है और क्या उसमें धांधलियों के चलते डिले होता रहता है या फिर कि मज़ा नहीं आता है, व्हाट इज़ द सीन। पैरेलली और कौन कौन से स्टेट की आप एग्ज़ाम एक्सप्लोर कर सकते हैं, सपोज़ उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या राजस्थान, उसका सिलेबस कितना सिमिलर या डिफरेंट है, वो वाली बात। जहाँ तक बात यह है कि क्या यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे के पीएचडी वगैरह, अगर आपका बैकअप आप सोच रहे हैं कि मुझे एकेडमिक्स में जाना है, प्रोफेसर वगैरह बनना है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब उसमें आपने ये नहीं लिखा कि इससे पहले आपने मतलब पिछले जो अटेम्प्ट दिए उसमें क्या परफॉर्मेंस, सपोज़ आपने ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं और उसके अंदर ठीक ठाक मान लीजिए कि कट ऑफ रहता हो सपोज 90 मार्क और आप क्या आ रहे हो 80 मार्क, तो फिर इन दैट केस आप सोच सकते हैं कि अब मुझे उसमें कितना रिवीजन करना होता है, मेरे पास कितना फ्री टाइम बचता है उस हिसाब से, और कितनी एग्ज़ाम की तैयारी करूँ या कुछ और, मुझे ये पीएचडी एकेडमिक्स या क्या मेरे प्लान्स हैं, सो लाइक दैट यू थिंक अबाउट इट। और ये जो बीकॉम किया तो उसके जोर पे भी कुछ और आपको करना हो, जैसे कुछ वो कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह के भी एग्ज़ाम होते हैं स्टेट सर्विस में, वो भी आप देख सकते हैं। आदिल का प्रश्न, ब्लैक मनी आईजीएसटी अकॉर्डिंग नॉट डिविजिबल, हाँ बराबर है। आप समझिए, आईजीएसटी में जो पैसा है, सपोज गुजरात से यूपी में एक कार गई 1 लाख रुपए की और उस पर आईजीएसटी लगा 28,000, तो इसका 41% तो डिवाइड नहीं होगा ना, उसमें से तो आधा होगा 14,000, और फिर वो मतलब होंगे ना कि यूपी स्टेट को मिलेगा 14,000 और बाकी 14,000 सीजीएसटी के रूप में उसका 41% जाएगा, वो ऐसा बोलना चाहते हैं। फिर बेन सुनंदा, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस बोरोइंग, देखिए उसके अंदर आपने एलिमिनेशन मेथड से जाना होगा एंड देन यू अराइव एट द आंसर जो यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की के आसपास वो कुछ गए। उसमें उसका इंटरेस्ट रेट का बोझ कम कब हो सकता है, अगर वो महंगाई काबू में आ जाए तब कम हो सकता है। हालांकि जो स्टेटमेंट उन्होंने बनाए थे दे शुड हैव फ्रेम्ड इट इन अ बेटर मैनर, ताकि पब्लिक के अंदर वो दुविधा नहीं हो, ऐसा मेरा मानना है। फिर कानून बी, 2024-25 में नए एनसीईआरटी आएंगे, हाउ डज इज इम्पैक्ट अस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024। तो भाई इसका तो मैं भविष्यवाणी कैसे कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज तो हूँ नहीं कि आगे फ्यूचर में जाके अच्छा उसमें इतना चेंज हुआ उस हिसाब से, नीड नॉट वरी। दूसरा, अगर मान लीजिए ये होता है कि एनसीईआरटी के अंदर से वो कुछ फैक्ट्स को डिलीट कर दे, फिर भी हम पाते हैं कि जो यूपीएससी का अपने आप पूछने का चलन है वो तुरंत चेंज नहीं होता, वो 2-3 साल बाद उसकी इफेक्ट दिखे, तो अभी से तो लोड लेने की ज़रूरत है ही नहीं, जो पढ़ रहे हैं उसी की आप जारी रखिए। वो तो कब आएगा तब उसको हमको देखना है, अभी से भविष्यवाणी करने वो सब चाय की टपरी पर करने की बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एस्पायरेंट का जो प्रेजेंट में है उसकी बात। ऐसे और भी अफवाहें चलेगी कि अब कुछ संसदीय समिति बोल रही है कि एग्ज़ाम की साइकिल शॉर्ट करो, हाँ तो करेंगे तो क्या असर हो, भाई मेरे को नहीं पता, वो तो यूपीएससी जब करेगी तब हम देखेंगे ना, अभी तो जो है उसी को सिमिलर बात चलती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया, वो तो मैं 10 साल से सुन रहा हूँ। लेट इट कम, व्हेन इट कम्स वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, जब वो पुल के पास आएंगे तब हम उसको क्रॉस करेंगे, अभी नहीं। एनपीएसની અંદર શેરબોન્ડ ગવર્મેન્ટ છે કે પેન્શન વેરાય 1/1 और विल इट बी फिक्स्ड, अब उसके अंदर तो रियल लाइफ फार्मूला क्या है वो अपनी एग्जाम के स्कोप में है नहीं। अब बात ऐसी है, सपोज आपने आज 21 की एज हो मान लीजिए कि, और आपने ज्वाइन किया और हर साल आप कुछ 50,000 50,000
उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, करते करते फाइनल और उस पर आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह अक्यूमुलेट होते होते अल्टीमेटली कॉर्पस कितना आपका बना, मान लीजिए जो बन गया 50 लाख बन गया। फिर उसके अंदर से हर महीने कितना आएगा उसके सब फार्मूला और फॉर्म में आपने लिखा होगा वगैरह चीज़ें होंगी। वो असल ज़िंदगी में काम कैसे करता है, अपनी एग्जाम का काम कैसे, विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन दैट। भाई सनी का प्रश्न, लेबर कोड और इंडिविजुअल एक्ट, देखिए नया जो है अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, तो देर आर टू थिंग्स। आप मेरे को आईएएस एग्जाम का पूछ रहे हैं तो इतना तो हम पढ़ने बैठेंगे नहीं, पहली बात इतना अपनी एग्जाम के लिए काम करें। अगर आप मुझे ईपीएफओ का पूछ रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसको पढ़ा जाए, जो नया नोटिफाई होना बाकी है उसको बाद में सेकेंडरी प्रायोरिटी में फिर देखा जाए। दैट विल बी अ बेटर वे टू गो अबाउट इट। दोनों का कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करके लंबा लंबा करने बैठे तो वो मैनेज हो नहीं पाएगा। विधान का प्रश्न, सोशियोलॉजी, एवरीवन सजेस्ट डिफरेंट रिसोर्सेज। देखिए अब इसके अंदर तो आप कोई भी दो तीन टॉपर्स की क्या जनरल बातें आजकल चल रही है, ऐसे टॉपर्स के जो टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, मैंने एक बार अपने ही टेलीग्राम पे बहुत सारे टॉपर्स की एक पूरी, मैं टेलीग्राम पे जाके सर्च करना टॉपर ग्रुप ऐसा 100 से ज़्यादा टॉपर्स अलग अलग विषय के हैं, तो उन्होंने खुद के भी ग्रुप बनाए जिसमें उन्होंने मटेरियल अपलोड किया और बातें लिखी ये करना चाहिए। तो ऐसा करके आपको जो जेन्युइन लगता है आप उसके सक्सेस वीडियो भी देखिए, राइट, या अपने यहाँ अकेडमी में भी जो टीचर्स के अलग अलग क्लासेस स्पेशल क्लासेस वगैरह चल रहे हैं उसको देखिए। आपको लगे ये आदमी ईमानदार मुझे लगता है तो वो उसकी क्या सलाह है उस हिसाब से बढ़ो। मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि मेरा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, मैंने उसके पेपर नहीं देखे। व्हाट इज़ द अपडेट इन 2 years कंपाइलेशन वर दिसंबर बाय इज नाउ। वो तो भाई चीज़ ये है कि जो कंपनी के अंदर अपने काम करते थे वो कुछ को दूसरी कंपनी वाले पोच करके ले गए, तो प्रोजेक्ट बीच में रुक गया। अब उसके बाद तो महीने महीने की जो मैगजीन है वो भी डिले हो रही है। उसका कारण ये है कि दिसंबर में भी जो कुछ लोग थे वो छोड़ के चले गए, फिर नए लोग उनको मैंने वापस ट्रेनिंग दिया। अभी उसके अंदर जो 2 लोग थे वो वापस कि नहीं हमको खुद ही गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की, तो वो भी चले गए। तो अभी ये जो मार्च महीने का मैगजीन है वो भी टाइम पे शायद ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो अपना तो मंथली के ही वादे चल रहे हैं, तो 2 साल का दो, वो मैंने बोला था एक बार बट आई टेक बैक माई वर्ड्स कि नहीं हो पाएगा एंड आई अपोलोजाइज फॉर इट। पर अपने पास है ही नहीं, लोग ही नहीं है, तो मैं कैसे कंप्लीट करूँ। वो मैं करने बैठा तो अपना Win23 से लेके बाकी सब काम रुक जाएगा। राजन का क्या प्रश्न है, पावर पॉइंट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं फिर जब हैंडआउट से पढ़ते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। ओके ओके, देखिए चीज़ें ये है, अब फॉर एग्जांपल हैंडआउट के अंदर जो फॉन्ट हो तो इससे भी छोटे हो, तो मैं उसको अगर आपको लाइव लेक्चर में दिखा के ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ाऊँ उसमें इट विल टेक लॉट टाइम और आपकी आंख भी दुखे जो खासकर मोबाइल स्क्रीन से पढ़े। जैसे पावर पॉइंट क्यों होते हैं, ताकि उसमें बड़े फॉन्ट के अंदर मोटे मोटे अक्षरों में सब बताया गया हो। तो कंसेप्ट पावर पॉइंट में बताए, बाकी जो फैक्ट्स हैं वो उधर से आराम से आपको पढ़ने हैं हैंड आउट में से। कुल मिलाकर एक बार मैंने हिसाब लगाया था, मोर देन 10,000 पेजेस यूपीएससी एस्पायरेंट ने पढ़ने होते हैं, थियरी करंट जीएस के सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल के सारे सब्जेक्ट वगैरह कुल मिला के। अब उसके अंदर ये जो ऐसा मैं स्पून फीडिंग कराने बैठूँ कि पहले 100 स्लाइड पढ़ाओ फिर वापस हैंड आउट के अंदर एक एक लाइन खींच खींच के ऐसा ऐसा करो, तो भाई जो यूपीएससी एस्पायरेंट है उसकी खुद की भी एक मेंटल कैपेसिटी और डेप्थ होनी चाहिए चीज़ों को समझने की खुद से। अदरवाइज तो फिर उनका दिल बहलाने के लिए ऐसा 2 साल पढ़ा सकते हैं पर ना उसका उसमें कल्याण है ना बाकी स्टूडेंट्स का कल्याण है। तो कोचिंग क्लास की स्पीड अपनी रिदम से चलती है, पर्सनल ट्यूशन क्लास कॉलेज कोर्सेज की रिदम अपने हिसाब से चलती है। हैविंग सेड दैट जो नए नए ज्वाइन करते हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप अपनी रिदम से थोड़ा थोड़ा करो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल, आपको वो रिदम बैठ जाएगी। अच्छा ये है कि 4 बातें बोली थी हैंड आउट में बाकी चीज़ें, ऐसे कुछ टीचर्स होंगे एक एक लाइन अंडरलाइन करके आपको लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ाएं, पर आपको ये सोचना है तो फिर क्या 6 महीने के अंदर मेरे 10,000 पेजेस खत्म हो पाएंगे क्या, राइट। क्योंकि एग्ज़ाम तो अगले साल देनी होगी या 2 साल बाद भी देनी हो, तो क्या उतना ही लेके बैठे रहोगे। थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के अंदर नॉन टैक्सेबल इनकम क्यों नहीं करते, तो बहन वो तो फॉर्मूला है ना। आप समझो रेवेन्यू जो बजट है उसके 2 पार्ट है, टैक्स और नॉन टैक्स। और नॉन टैक्स के अंदर क्या है, ये रेलवे पोस्टल वगैरह। तो जब आप टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो उसी की इसकी नहीं करोगे, वो तो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है। ऐसा क्यों है, तो मेरा सजेशन ये आप खुद उनको लिख के बोलो कि तुम ये चेंज कर दो, तो फिर वो चेंज करे, देन विल सी।
दूसरा प्रश्न, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर प्रिंसिपल क्यों, अगेन सेम थिंग। अगर आप इंटरेस्ट पेड को रेवेन्यू में लिखते हैं तो फिर जो कैपिटल रिपेड है उसको किधर लिखोगे, मूलधन जो रिपे किया। देखिए लोन के दो कंपोनेंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। तो इंटरेस्ट रिपे किया वो किधर लिखोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो प्रिंसिपल रिपे किया उसको किधर लिखो, कैपिटल में लिखना पड़े। तीसरा डाउट पूछना होता है, बहुत लॉन्ग रिस्पॉन्स है। देखिए उसमें मैंने आपको बताया, क्लास में जो डाउट आए तो आप नोट पेन से लिख दो, क्लास ख़त्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लो, और फिर उसके बाद में वेनसडे ये वीडियो बनाकर उसके जवाब अपलोड करता हूँ। आपको ऐसा लगे प्रोसेस स्लो है, बट इन रियलिटी यू थिंक अबाउट दिस, आपको जो जो प्रश्न होते हैं 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो भी प्रश्न वो लोग पूछते हैं वो एग्जाम के लिए काम के होते नहीं, या वो मतलब एकदम ट्रिवियल टाइप की चीज़ होती है, जैसे कि आप यहाँ पर ये पूछ रहे हैं तो वो तो फॉर्मूला के हिसाब से ही है ना, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। उसके पीछे क्या ग्रांड चीज़ है, वो तो एमए इकोनॉमिक्स का कोर्स हम करने, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोर्स। और ज़्यादातर तो ऐसे जो प्रश्न, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सपोज बिटकॉइन को भी ट्रेस कर सकते हैं, तो मेरा क्या कहना है, एमसीक्यू के अंदर पूछे तो कि ट्रेस करना मुश्किल है, राइट। अब उसके अंदर डिबेट और ये वो के अंदर लॉन्ग प्रोसेस के अंदर ऐसे में लाइव क्लास में अगर क्वेश्चन लेना चालू करूँगा तो वो टाइम पे कोई लेक्चर पूरे ही नहीं होंगे। सो देयर फोर आई हैव डिज़ाइन दिस सिस्टम एंड इट इज़ एफिशिएंट। आपको जो भी डाउट हो यू आस्क मी, बट नीड नॉट वरी, वो उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। भावना, अंडर स्टेटमेंट मुझे अच्छे से, शेयर ऑफ अ हाउस होल्ड गोज टू टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बोरोइंग, हाँ तो बात है ना उसमें, आपने पैसा सेव किया एज अ हाउस होल्ड, आपको सैलरी मिले, आप किधर डालोगे, कुछ पैसा आप बैंक में डालोगे, कुछ ये पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, फिर वो घर में अगर बेटी है तो उसके नाम पे सुकन्या समृद्धि फिक्स डिपॉजिट किया होगा, वगैरह वगैरह, कुछ म्यूचुअल फंड में डाला होगा, तो इसमें से भी कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होगा और फिर वो सरकार को लोन में जाएगा। तो ऐसा सिंपल ही अंडरस्टैंडिंग वो पूछ रहा है, इसमें इतना मतलब क्या ही वो वहाँ कर सकते। मैंने फालतू में आप, यू आर ओवर कॉम्प्लिकेटिंग दिस थिंग फॉर योर सेल्फ। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि हाउस होल्ड जो पैसा सेव करता है उसमें से कुछ पैसा इधर घूमते घूमते सरकार को लोन में जाता है, एंड दैट इज़ करेक्ट। और वो तो हिंदी के अंदर वो दिया है अपना जो एमसीक्यू, हम लाइव क्लास में या बाद में देख रहे हैं कि कुछ तो पैसा उसमें जाता है बच्चे। मेगा बहन का क्या प्रश्न है, आई एम रिवाइजिंग फ्रॉम द देन, नहीं तो फिर आपको Win23 देखने की ज़रूरत नहीं। भावना बहन का प्रश्न, काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी डिस्क्रिशनरी स्टेबिलाईजर है, हाँ बराबर। देखिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के नाम पे सरकार ने अलग अलग योजनाएं जारी की, जैसे एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा नाम का कुछ स्कीम चला कि जिसके अंदर बोला सपोज 6,000 करोड़ देंगे। तो ये क्यों दिया, हर साल क्यों नहीं देते थे, क्योंकि उनको लगा कि अभी ये कोरोना के बाद तकलीफ आई है इकोनॉमी में, फिशरमैन का हेल्प करना है। तो उन्होंने सचेतन होके कॉन्शियसली निर्णय लिया, तो इसलिए वो डिस्क्रिशनरी विवेक के आधार पे हुआ। जहाँ तक इनकम टैक्स की बात है तो इनकम टैक्स तो वो था उतना ही था, 520-30। और कोरोना के अंदर भी पहले तो था कि अप टू 5 लाख रुपीज़ तक के जो भी उस पर टैक्स नहीं लगता था कोरोना से पहले। कोरोना के बाद भी 2-3 साल तो वही सिस्टम रहा। तो वो ऑटोमेटिक है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया और फिर भी जो लोग गरीब हो गए उनको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ा और उनका पैसा बच गया। तो इसलिए इनकम टैक्स ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर है। और बाकी जो योजनाएं लॉन्च की गई आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, जिसको हम कहते हैं काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी के नाम पे कि नए हाईवे हॉस्पिटल बनाए, वो सब सचेतन होके सरकार ने नए डिसीजन लिए, दैट्स वाई। या आप अननेसेसरीली आप ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं टॉपिक को, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, आपने जो जो प्रश्न पूछे। आकाश, चूजन पॉलिटी एज मेंस बट मोस्ट टीचर बहुत प्रीलिम मेंस, हाँ मतलब मेन आई अज्यूम कि आप पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट एंड नॉट पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछ रहे हैं। देखिए जहाँ तक पॉलिटी सब्जेक्ट की बात है, उसके अंदर एक होता है थियरी और दूसरा होता है करंट इशू। थियरी वाला पोर्शन आपको एमसीक्यू मतलब प्रीलिम में ज़्यादा दिखता है। अगर आप मेंस के पेपर देखें तो उसमें कंटेम्पररी इश्यूज 2 साल 5 साल से जो चल रहे हैं वो पूछते हैं। तो जब आप मेंस ओरिएंटेड प्रीलिम की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, करंट सेंट्रिक क्वेश्चंस, इन पर फोकस कर रहे हैं।
तो उस हिसाब मतलब जो मंथली मैगजीन देख रहे हैं उसके अंदर वो वाली चीज़ों पर उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। बाकी तो मैं आपको कहूँगा प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके उसको एनालाइज करो टॉपिक वाइज, तो अपने आप आपको पता है कि थ्योरी के अंदर मतलब प्रीलिम में जो आते हैं वो प्रश्न अलग कैसे हैं और मेंस में पॉलिटी जो पूछते हैं वो अलग कैसे, देन इट विल मेक मोर थिंग्स। तो मतलब हाउ टू डिफ्रेंशिएट कौन सा बेनिफिशियल प्रीलिम, प्रीलिम तो मतलब थियरी वाला प्रीलिम के लिए और करंट वाला मेंस के लिए, जहाँ तक पॉलिटी सब्जेक्ट की आप मुझे पूछ रहे हैं। फिर अन अकेडमी यूज़र बैंकिंग व्हाट इज डिफरेंट पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री एंड, देखिए बात ऐसी है, जस्ट आरबीआई ने कुछ साल पहले कमेटी बनाई थी, यशवंत देवस्थली कमेटी, उसने कहा पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बनाते, जो अभी तक बनी नहीं, उसने कहा करेंगे। फिर अभी ये जो बजट 2023 आया उसने कहा कि हम कुछ बने नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, जो कि इसी के साथ मिलता जुलता वही ऑब्जेक्टिव का लगता है। तो ये अभी बना नहीं, ये अभी बनाएंगे। क्या असल में ये दोनों कंबाइन करके एक ही चीज़ है जिसका मतलब क्या वाटर का नाम H2O का नाम वाटर है, वो वही होता है यूजुअली। ऐसी बहुत सारी स्कीम है, पहले बोलते हैं ये करेंगे फिर नाम बदल के उसका ये करते हैं। तो वो तो फाइनल जब आएगा तब हम देखेंगे, इट डिपेंड्स कि आपको एमसीक्यू में क्या पूछ रहा है। यहाँ तक हम पहुँचे तो दिस वॉज क्वेश्चन 21। तो मैं टाइम स्टैम्प में लिख दूँ एक बार जस्ट, क्वेश्चन 21 तक हुआ तो ये है 16 मिनट्स। आगे अनिरूप नोट्स इकोनॉमिक सर्वे मोस्ट ऑफ द फॉरेन डेट इज बट डॉलर फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ फॉरेन डेट। हाँ तो बराबर है ना भाई, आप समझो बात क्या चली और मिक्सिंग ऑफ द थिंग्स। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, सब प्राइम मिनिस्टर ने मिलके मान लीजिए 100 करोड़ लोन में लिए थे, जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, नहीं चुका है। तो इसमें से होगा ऐसा कि सपोज 70 करोड़ भारत में से ही लिए और बाकी 30 करोड़ विदेशों से लिए, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। अब विद इन दैट कुछ लोन ऐसे होंगे जो हमने रूपी करेंसी में चुकाने होंगे, कुछ होंगे जो हमने डॉलर करेंसी में चुकाने होंगे, कुछ होंगे जो हमने येन या पाउंड वगैरह में चुकाने होंगे। सो इट में टर्न आउट की जो 30 करोड़ रुपीज दैट नीड टू बी रीपेड, आउट ऑफ देम 55% लोन ऐसा है जो कि डॉलर करेंसी में रीपे करना है। वो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दिया, उसी हिसाब से आपने पकड़, नीड नॉट वरी, वो कुछ हमने गलत नहीं। नेट पे ये लिखा है वो लिखा है भाई, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो डेटा होता है उसी के हिसाब से हैंड आउट में बनाता हूँ और उसी को आपको सही मान के चलना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग एग्जाम। फिर ओजा अर्पित, रिटेल डायल एंड डिमांड अकाउंट, देखिए आरडीजी अकाउंट ऐसा है कि जिसकी मदद से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आरबीआई के जाके खरीद सकते हैं खुद से एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। डिमांड अकाउंट आई एज्यूम आप मेरे को पूछना चाहते थे डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट का उपयोग क्या होता है, उसके अंदर जो बाकी शेयर बॉन्ड वगैरह आपको खरीदने हैं उसको रखने के लिए वो अकाउंट होता है। सो आरडीजी इज़ वन साइड, वो आरबीआई में जाके खोलते हैं। डीमेट वाला वो तो ये एनएसडीएल और जो भी दूसरे शेयर ब्रोकर वगैरह के पास जाके आप खोलते हैं। इफ़ यू आस्क अबाउट डिमांड अकाउंट, तो डिमांड करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट और उस टाइप की चीज़ें तो वो बैंकिंग है, वो पूरा अलग हो जाएगा। आप आंसर लिंक कॉपी नहीं कर सकते आंसर शीट से, तो देखिए आप ये करो, सपोज़ कि आप मोबाइल ऐप से ये डाउनलोड कर रहे हैं पीडीएफ, तो उसमें इस तरफ 3 डॉट्स होते हैं, उधर क्लिक करते हो तो फाइल डाउनलोड होती है। डाउनलोड होने के बाद अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर वो लिंक काम करे। सो फर्स्ट यू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल, देन द लिंक शुड वर्क। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेट, वो तो समझे, कुल मिलाकर चीज़ ऐसी है कि सपोज एक इंसान, मान लीजिए एक्सिस बैंक रिजर्व बैंक से रेपो लोन लेता है, तो एक्सिस बैंक खुद के कंजम्पशन के लिए कि खुद को चाय पानी या स्टाफ का वो कुछ करना था उसके लिए नहीं ले, वो क्यों ले रहा है, क्योंकि आगे उसको वो किसी और को लोन में देना है, बाइक लोन देना है, होम लोन देना है, कार लोन देना है, ऐसी बात है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल डेट। तो नॉन फाइनेंशियल डेट क्या है, जो एंड यूज़र खुद से ले ले, कि अगर मैं जाके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करूँ तो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो पैसा मैंने लिया मैं किसी और को लोन दूंगा, तो वो सब होंगे नॉन फाइनेंशियल डेट। मैराथन क्लास, देखिए बहन दिव्या, अपना रूल है, जो चीज़ आप
20 मिनट पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, तो 40 मिनट के वीडियो देखने मत बैठो। दूसरी बात, पर्सनली आई फील दैट मैराथन क्लासेस के नाम पे वो बहुत फास्ट में मेन मेन चीज़ों का एक ओवरव्यू देते हैं, जबकि आप रियल प्रीवियस ईयर पेपर देखो तो फैक्चुअल चीज़ें तो बहुत बारीक बारीक पूछते हैं, तो वो तो आपको खुद से पढ़ के जानी पड़े। तो वो सब दिल बहलाने की बात है, पेज व्यू कमाने की बात है। पर्सनली आई थिंक कि जो असल यूपीएससी का हार्डकोर एस्पायरेंट है उसने पढ़ पढ़ के ही रिवाइज करना चाहिए। ये सब तो ऐसा कि आई विल नॉट शुगर कोट दिस, मैं शहद लगा के चिकनी चुपड़ी बात नहीं करूँगा। पर्सनली आई फाइंड उनका कुछ उपयोग है नहीं। पेज व्यू का धंधा है, पढ़ना है तो आपको पढ़ के ही तैयार करना पड़ेगा, आईएएस की प्रीलिम पास करनी हो तो। बॉन्ड एंड सिक्योरिटी में देखिए, सिक्योरिटी मीन्स इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर, कागज का टुकड़ा है जिसमें किसी ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपको कुछ पैसा बाद में देगा। अब ऐसी सिक्योरिटी के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। सपोज आपको किसी को लोन में पैसा देना है, हाँ, तो फिर उसके अंदर ये बॉन्ड वगैरह हो सकता है। सपोज आपको पार्टनरशिप में जाना है, जिसको हम कहें कि एक्विटी, तो फिर उसमें शेयर्स हो सकते हैं। सो यू कैन से दैट बॉन्ड इज अ सब टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके नीचे ही अलग अलग सब टाइप होते हैं, और भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, कौन इशू कर रहा है, क्या टेन्योर है, वगैरह वगैरह। फिर भारद्वाज कनिका, बट रिस्पेक्ट टू 1 रुपीज़ 1 रुपी $1 बताओ, हाउ इज अ लेबर अर्निंग मोर देन अमेरिकन लेबर इन नेटिव लैंड, अमेरिका इज मोर पुअर एंड देखिए बात ऐसी है, यू हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, सपोज अमेरिका में कोई आदमी $1 या $10 कमाए, तो क्या उसके अंदर से वो कितना खाना खरीद सकता है, या कितना उसको मिल्क वेजिटेबल मंथली उसके एक्सपेंडिचर निभा सकता है। और भारत के अंदर अगर कोई ₹10 कमाए, तो क्या उसके अंदर से वो पिज़्ज़ा खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। तो द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट यू कैन परचेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो सबके हिसाब से तय होगा। तो हो सकता है वहाँ $2000 कमाने वाला आदमी मिडिल क्लास की ज़िंदगी जीता हो, जबकि भारत के अंदर ₹2000 कमाने वाला आदमी वो तो गरीब में भी एकदम नीचे गरीब हो सकता है। इसके बारे में वी लुक मोर जब हम देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी, जो थर्सडे को देखने वाले हैं, और फिर जीडीपी के बारे में जो हम लोग पिलर 4 में देखने वाले हैं। संस्कार गोयल, हाउ टू मैनेज लेक्चर पीपीटी रीडिंग हैंडआउट विदाउट विथ पीपीटी, सो थिंग इज मिसिंग। देखिए अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे को पूछा जाए, आई विल से हैंड आउट इज़ वॉट यू हैव टू रिमेंबर या मेमोराइज। पावर पॉइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टॉपिक को समझाना, क्लैरिफाई करना। क्योंकि समझो अगर ये हैंड आउट होता तो इसमें तो इतना छोटा छोटा फॉन्ट होता, तो मैं इसको पढ़ाता तो इसमें तो आपको मज़ा आता नहीं, समझ नहीं आता, पढ़ने मुश्किल। सो आई हैव क्रिएटेड पावर पॉइंट फॉर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक्स। उसके अंदर भी मैं जनरल चीज़ें आपको बताता हूँ, बाकी जो फैक्चुअल होता है जो आपको खुद से रटना है वो तो हैंड आउट से ही देखना है। मोर देन 10,000 पेजेस आपने प्रीलिम मेंस जीएस थियरी करंट ऑप्शनल सब्जेक्ट सबका पढ़ना है। तो सारे 10,000 पेज अगर टीचर खुद से अंडरलाइन करके पढ़ाने बैठेगा तो 2-3 साल उसी में चले जाएंगे, राइट? सो दैट इज़ नॉट एफिशिएंट। तो लर्नर ने खुद से ही पढ़ना है। सो यू रीड हैंड आउट। आइडियली हाउ टू मैनेज दिस, तो यू कैन डू दिस वन थिंग। सपोज आज रात को हमने जो पढ़ा, तो कल सुबह उतना हैंड आउट जो 4-5-7 पेज हमने पढ़े हों उतना ख़त्म करो, दैट्स इट। उसमें नहीं समझ आए तो फिर पावर पॉइंट देखना है। इन माय ओपिनियन पावर पॉइंट दूसरी बार देखने की ज़रूरत जब तक ना हो तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वीडियो भी दूसरी बार देखने की ज़रूरत ना लगे तो नहीं देखना चाहिए, सिर्फ हैंड आउट देखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही है जो आपको एग्ज़ाम की अगली रात या अगले हफ्ते रिवाइज करना है बार बार। भावना, आईटीसी के बारे में, जीएसटी, नूडल्स यानी एक्सपोर्ट वगैरह। देखिए अगेन आई वुड एडवाइज़ यू, पहले आराम से आप कौन सी चीज़ पे क्या टैक्स लगते हैं वो पढ़ो। बात यह है, यू आर मिक्सिंग अप मैनी थिंग्स। कस्टम्स ड्यूटी किस पे लगती है? इंपोर्ट पे लगती है, सही है। एक्सपोर्ट पे भी लगती है, वो भी सही है। एक्साइज किस पे लगता है? एक्साइज सब पे नहीं लगता, वो पेट्रोल डीजल वगैरह कुछ मर्यादित चीज़ों पे लगता है। जीएसटी किस पे लगता है? बाकी जितने गुड्स एंड सर्विसेज है जिसका सप्लाई हो रहा है या बाइंग सेलिंग हो रहा है उस पे लगता है। अभी बात ऐसी है कि आप कुछ इंपोर्ट करो तो उस पर भी जीएसटी तो लगता है, जिसको हम कहें आईजीएसटी। नाउ कंसिडर द केस ऑफ मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी अगर कुछ इंपोर्ट करे
तो इस पर ये सब टैक्स लगेंगे, करेक्ट। उसके अंदर उसको माफ़ी मिले कि नहीं, उसके लिए क्या वो रोड टैप वगैरह स्कीम्स होंगी, दैट इज़ फॉर दिस। वो डिपेंड करता है, उसके अंदर भी एक तो रोड टैप स्कीम थी, फिर दूसरी एक एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम थी, वगैरह वगैरह। जीएसटी की अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट की धारा अलग चलती है। बाकी सब जो इंपोर्ट किया गया और उसको वापस री एक्सपोर्ट करने की कसम खा रहा है एक्सपोर्टर, तो उस वक्त उसको टैक्स की माफ़ी मिले, उसके लिए ये रोड टैप और एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम वगैरह के फ़ायदे मिलते। जहाँ तक बात है एक्साइज की, एक्साइज पेट्रोल डीजल वगैरह पे लगे। अब सोचो कि अगर बाबा रामदेव पतंजलि के अंदर नूडल्स बनाए, बराबर, और उसको ट्रक में भर के मुंबई तक भेजें, तो ट्रक पे क्या लगा होगा, ट्रक के डीजल पे यूनियन का एक्साइज लगेगा और स्टेट का वैट लगेगा। तो इस पर तो जीएसटी वाला उसको माफ़ी मिलेगा नहीं, इस पर कस्टम ड्यूटी वाला भी माफ़ी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो अलग जात का था। तो इस पर अलग से माफ़ी देने के लिए कौन सी स्कीम है, रोड टैप स्कीम है। तो रोड टैप स्कीम का उद्देश्य क्या है, एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करने वाला है उसकी प्रोडक्शन के दौरान जितने जितने टैक्स थे उसमें अलग अलग जगह उसको माफ़ी मिले, उसके लिए रोड टैप स्कीम है। जीएसटी क्या है, जीएसटी अलग ही टैक्स है, और उसके अंदर तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना, वो तो आउटपुट माइनस इनपुट वाली बात से अलग उसकी कैलकुलेशन चलती है। सो डू नॉट मिक्स अप द थिंग्स। उसके ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल का खुद से सोच के कोई व्यक्ति ओवर कॉम्प्लिकेट करना चाहे तो मैं यही कहूँगा कि वो एग्ज़ाम के लिए काम करें। कुशाग्र M3 स्टॉक मार्केट ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, ठीक है। स्टॉक प्राइस ऑफ सडनली राइजिंग, तो उसकी क्या इम्पैक्ट होगी। देखिए, एक हो सकता है नॉशनल और दूसरा होता है रियल। नॉशनल को मैं कहूँ कि काल्पनिक। मान लीजिए मैंने अदानी के शेयर 100 रुपये में खरीदे, जिसका अभी प्राइस हो गया मान लीजिए 200 रुपये, बट इफ़ आई डू नॉट सेल इट, सेल डू नॉट, तो असल में वो पैसा आया ही नहीं। वो तो ग्राफ पे ऐसा दिखाएगा कि तुम्हारा पैसा बढ़ा, पर जब तक मैं उसको बेचूं नहीं तो वो पैसा आगे सर्कुलेट हो ही नहीं रहा है, किसी से किसी को ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है। सो इन दैट केस नथिंग विल हैपन। हालांकि सपोज इफ़ आई डू सेल, इफ़ आई सेल दिस, तो फिर मेरे को पैसा मिलेगा जो भी, और फिर वो पैसा मिला उसका मैं क्या करता हूँ। सपोज 100 रुपये में शेयर खरीदा, 200 रुपये का हुआ, मैं बेचता नहीं, पर मैंने बाद में बेचा, तो जब मैं बेचूंगा मुझे पैसा मिलेगा। अब वो पैसा मैं बैंक से विड्रॉ करके खर्चा करता हूँ, आगे किधर डिपॉजिट में कितना जाता है, लाइक दैट इट मे हैव अफेक्ट ऑन M3। बट अब वो तो ऐसी बात है, सपोज मैं बंगला खरीदूँ 10 करोड़ का और उसका कुछ साल बाद भाव हो जाए 12 करोड़, तो क्या मनी सप्लाई बढ़ा, नहीं। लेकिन मैं अगर उसको बेचूं और फिर मुझे जो पैसा मिले, क्या उसको मैं वापस बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, फिर वहाँ से वो कैसा है, डिपॉजिट लोन, देन इट विल हैपन। तो रियल में सेल होने के बाद ही सीन पे कुछ चेंज आता है। जहांगीर, चेयरमैन ऑफ SEBI नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। देखिए, नॉमिनेटेड तो शब्द उसके लिए बेटर, सिलेक्टेड या अपॉइंटेड विल बी अ बेटर वर्ड एक्चुअली। कि असल में तो जो भी, सपोज कोई कमिटी होगी, उसका मान लीजिए वो कैबिनेट सेक्रेटरी उसका बॉस हो, अब वो लोग बोलेंगे ये 4-5 में से ये जो वो है माधवी पुरी देव या जो उनका नाम है, उसको हम रेकमेंड करते हैं, एंड देन उसको बाद में अपॉइंटमेंट मिलती। सो द आइडियल वर्ड बी सिलेक्टेड और अपॉइंटेड सीम्स अ बेटर थिंग। पर खैर वो ऐसा सोच रहा नहीं, सेबी को वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में और उसके अंदर नॉमिनेट किया, बट देन एनीवेज डिबेटेबल चीज़ है। बेटर वर्ड विल बी सिलेक्टेड और अपॉइंटेड इज़ बेटर, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उसके जो भी बॉस हैं वो, उसको तो सरकारी उसका काम जाम देखती। तो ये एक आपका प्रश्न, उसका जो दूसरा है PCB7 करंट अफेयर्स जनवरी। हाँ 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 हाँ, मोस्टली ओवरलैपिंग, एंड आई विल से थैंक यू फॉर दिस, क्योंकि मैं, आप जानते हैं आजकल सब UPSC एस्पायरेंट को क्या, समथिंग न्यू एंड शाइनी, चमकता कुछ नया खिलौना दे दो, तो रोज़ करंट अफेयर्स करके घूमते रहते हैं, लेकिन जो ठहर के देखे तो उसको पता चले ये तो समंदर की ऐसी प्रवाह है जिसमें नया कुछ खास होता ही नहीं, जो हम पहले पढ़े नहीं है। सो यू सौ दिस, आपको वो मतलब एपिफेनी हुई, वो आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ, दैट इज़ वेरी नाइस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो
फालतू के कुछ टॉपिक चल रहे हैं तो उसको मैं स्किप करूँ तो चलेगा कि नहीं? अब कोर्स चलेगा भाई, कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं, वही सब पुरानी चीज़ें वापस रिपीट। अभी मोस्ट रिसेंट एग्जांपल हम देखें, करंट अकाउंट डेफिसिट वाला जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में कुछ खास डेटा दिया नहीं, पुरानी सब घिसी पीटी वही। इकोनॉमिक सर्वे 22 ने जो बोला था कि यूक्रेन क्राइसिस वगैरह या जो भी जियो पॉलिटिकल इशू से कुछ खतरा हो, तो इकोनॉमिक सर्वे 23 भी वही चीज़ें रिपीट कर रहा है वापस, तो कुछ नया तो है ही नहीं। नॉनदलेस, दिल की तसल्ली के लिए एंड टू इंश्योर कि कुछ छोटा मोटा मिस नहीं हो जाए, आप Win23 सीरीज़ को देखना, खासकर नए बजट में कुछ नए अनाउंसमेंट के स्कीम के, तो वो मिस नहीं होने चाहिए। जी शेखर, रिमेंबर पॉइंट्स एंड फार्मूलाज इन इकोनॉमी, हाउ टू इम्प्रूव इट, तो भाई उसका तो एक ही है, रिवीजन करते रहो, याद नहीं रहता हाथ से लिखते रहो, हैव सम हैबिट ऑफ राइटिंग अ फ्यू थिंग्स बाय योर सेल्फ, वगैरह वगैरह। अपीयरिंग इन द मॉक टेस्ट, सो अगेन भाई देयर कुड बी मैनी रूट कॉजेज बिहाइंड दैट ऑल्सो, कि आप पढ़ रहे हैं तो कैसे ऐसे व्हाट्सएप की तरह ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ रहे हैं या आराम से आप पढ़ रहे हैं, राइट? उसी तरह जो एमसीक्यू है उसको आप आराम से पढ़ रहे हैं या बस ऐसे हवा हवा में जो दिखा, वेदर द क्वेश्चन इज आस्किंग करेक्ट स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, फैक्ट सही है कि नहीं। सो रिवाइज मोर ऑफन, मोर फ्रीक्वेंटली, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट बेटर। 39 लेक्चर आर बिकमिंग वन साइडेड, स्टूडेंट हैव नो इंटरेक्शन, डिस्टर्बेंस विल कंज्यूम टाइम, वगैरह वगैरह। पहली तो बात, आई एक्सेप्ट दिस, सही बात है, अपने लेक्चर में इंटरेक्टिविटी कम होती है। उसका मैं आपको कारण बताऊं, व्हेन वी टॉक अबाउट यूपीएससी, पहले भी सबको बोला, मोर देन 10,000 पेजेस आपको पढ़ने होते हैं, प्रीलिम्स मेंस जनरल स्टडी थियरी ऑप्शनल सब कुछ मिला के। अब उसमें आराम आराम से चलेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। अब जहाँ तक लाइव क्लास में इंटरेक्शन की बात है, उसके क्या क्या अहम हो सकते हैं? पहला, हाई हेलो करना, तो वो तो मैं करता नहीं। दूसरा हो सकता है कि मैं स्टूडेंट को वापस से पूछूं कि तुमको समझ में आया कि नहीं, तो आप समझिए लाइव क्लास में 500 जने बैठे तो 5 लोग ऐसे होंगे कि उसको नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसकी वो डेप्थ है ही नहीं। अब उसको नहीं समझ आया तो मैं वापस 2-3 बार उसको और डाइल्यूट कर करके पढ़ाऊँ, उसमें बाकी 495 लोग का अन्याय हो रहा है जो असल में उनको समझ आ गया। तीसरा तीसरा इंटरेक्शन ऐसा हो सकता है कि सपोज मैं कुछ पढ़ाऊँ बिटकॉइन और फिर मैं जनता को पूछूं लाइव चैट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए सरकार ने, और वो फिर अपनी ज्ञानवाणी और चाय की टपरी वाली चर्चा करे, मैं उस पर अपनी बातें रखूँ, सो दैट इज़ नॉट एट ऑल एफिशिएंट वे ऑफ कंप्लीटिंग सिलेबस। उनको और फिर एंटरटेन करें तो क्या होता है, जैसे आप याद करो, मनी सप्लाई वाला हमने M0 टॉपिक पढ़ा। हाँ, तो अगर आरबीआई 5 करोड़ की गाड़ी खरीदेगी तो M0 बदलेगा कि नहीं? आरबीआई की लॉकर से गोल्ड चोरी हो जाएगा तो M0 बदलेगा कि नहीं? ऐसे फालतू के, एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड टाइप की सब एंटरटेनमेंट की एंड नॉन रेलेवेंट थिंग्स फॉर एग्जाम की पूरी दुनियादारी की बातें उसमें चलती रहे। अब उसमें मैं वो करूं तो पब्लिक का दिल बहल सकता है, हो सकता है अभी कोई मेरे कोर्स को 5 में से 3 रेटिंग देता हो, बढ़ा के 4.5 कर दे, बट इन द लॉन्ग रन ही शुड थिंक कि क्या ये सब नौटंकी और चोंचलेबाजी करने के बाद 3-4 महीने में सिलेबस खत्म होगा, या फिर एक दिन अचानक से मैं बोल दूँ कि बस अब बाकी का खुद से देख लेना। कुछ टीचर ऐसा करेंगे। ऑफलाइन में मैंने खास देखा है, पहले फंडामेंटल राइट्स तक ही पढ़ाते रहे और बाकी का सिलेबस कभी खत्म ही नहीं हो, क्योंकि चोटलेबाजी चलती हो। इट इज़ नॉट एफिशिएंट, सो आई एक्सेप्ट इंटरेक्टिविटी कम है, बट दैट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, कि मैं गोल लेके चलता हूँ कि हर एक लेक्चर में सपोज मुझे इतने पेजेस तो ख़त्म करने ही हैं, तब जाके ये 3.5 महीने के अंदर इतना ख़त्म हो पाएगा। हैविंग सेड दैट, आपको कभी भी डाउट हो, यू फील फ्री टू आस्क मी थ्रू दिस गूगल फॉर्म, आई एम अवेलेबल। कुछ लोग आपको मोटिवेशन की बात करें शुरू में वगैरह वगैरह, वो सब करने में टाइम जाता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अनिकेत कुमार, 2023 प्रीलिम देखना है, सब सब्जेक्ट कर दिया, बेस्ट है भाई, एक्सेप्ट हिस्ट्री, हाँ तो रटो रोज। आई हैव टू स्टार्ट रिवीजन बराबर। मुझे इतना जब प्रीलिम्स के ट्रेंड के अकॉर्डिंग मेरा हिस्ट्री करने का क्या सीक्वेंस होना चाहिए? मॉडर्न आर्ट कल्चर, देखिए अब इसके अंदर तो ये प्रतीक सर जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ही इज़ मोर बेटर अथॉरिटी, उनकी नज़र ज़्यादा हो। जहाँ तक मुझे पूछा जाए तो मेरी पर्सनल ये ओपिनियन है कि अगर आप प्योरली देखो आर्ट कल्चर, कि जिसके अंदर मान लीजिए कोई किताब में 700 पेज हो, बराबर, और फिर कुछ एक क्वेश्चन आए और मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसकी पीडीएफ में Ctrl+F मतलब फाइंड कमांड देके निकालूँ, और फिर कि देखो फनम क्या था, वो विजयनगर एम्पायर का कॉइन था, और मैं कहूँ देखो ये तो बहुत उपयोगी है और इसमें से क्वेश्चन आता है, पर आप उसमें समझो ऐसा बोल के मैं सिर्फ मार्केटिंग कर रहा हूँ कि तुम वो किताब खरीदो और मुझे अमेज़ोन से कमीशन मिले।
बट कैन यू एक्चुअली रिमेंबर कि क्या आप ये कर सकते थे 700 पेज के ऐसे फैक्ट, क्योंकि आर्ट कल्चर में फैक्ट टू फैक्ट टू फैक्ट टू फैक्ट ही है, तो क्या उतने याद रह जाते और वो एक एमसीक्यू अपना टिक हो जाता? दैट इज़ वन थिंग। ऑन दी ऑपोजिट साइड, सपोज हम कहें कि इकोनॉमी है, उसके अंदर ये पिलर 1 या 2 का जो हैंड आउट 40 पेज हो मान लीजिए, कि उसमें मॉनेटरी पॉलिसी पर वो तो कंसेप्ट से चलता है, राइट? तो उसमें से एक एमसीक्यू टिक हो, तो वो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ बेटर एंड प्रैक्टिकल। तो ऐसी प्रैक्टिकल अगर चीज़ सोचे जाए तो पहले आप फोकस करें फ्रीडम स्ट्रगल को, उसके बाद टाइम बचे तो ये बाकी जो चीज़ें हैं, सपोज आर्ट कल्चर और एंशंट इंडिया के अंदर रिलीजन और प्लेसेस या वगैरह, और फिर अंत में कुछ मध्यकालीन भारत को देखा जाए, उस टाइप का आप कुछ सोच सकते हैं। एंड अगेन आई रिपीट, प्रतीक सर को आप पूछे, ही इज़ बेटर अथॉरिटी देन मी। भाई तुषार, गवर्नमेंट लूज टैक्स इफ दे गिव जीरो रेटेड आईटीसी, हाँ तो मेडिकल कंपनी डज इट लॉस इफ द थिंग इज टैक्स फ्री इन आउटसाइड द जीएसटी? देखिए चीज़ ऐसी है कि व्हेन यू सेट द थिंग्स इन मोशन, उसके बाद शेकिंग द बोट इज डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डे वन से हमने अगर बोल दिया होता कि वैक्सीन या जो भी पूरी मेडिकल इंडस्ट्री पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो सभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितना सप्लाई डिमांड, जितना मैन्युफैक्चरिंग होता था, उन सब ने उस हिसाब से एडजस्ट किया होता। लेकिन हमने क्या किया है, हमने सेट थिंग्स इनटू मोशन के नाम पे जीएसटी लगता है कितना, 5% वैक्सीन पे। अब पहले तो चलता था कि नॉर्मल जो अपना, जब अपना ये कोरोना नहीं आया था तब उससे पहले भी तो वैक्सीन पे 5% लगता होगा, तो एट दैट टाइम सपोज कि सब संभल के चल रहा था, ये हिपेटाइटिस या जो भी बड़े बड़े रोग की वैक्सीन होती होंगी। प्रॉब्लम तब भाई जब ये कोरोना वाली मैटर है, अब उसके बाद अगर पब्लिक झंडा ले ले और फिर सरकार कहे हाँ ठीक है अब इसके अंदर हम XYZ चेंजेस करते हैं, तो उसको क्या होगा, यू आर शेकिंग द बोट। उसमें सरकार का खुद का भी लॉस हो जाए, वो आईटीसी वाले सब लफड़ों के अंदर उद्योगपति को भी तकलीफ हो जाए अगर उसको आईटीसी नहीं मिले और वो प्राइस बढ़ाना शुरू करे। तीसरा, सरकार ने अपना जो रेवेन्यू फॉरकास्ट लगाया हो कि इस साल हमको ये सब में से मान लीजिए 6 लाख करोड़ रुपए जीएसटी मिलने वाला है, देन इन बिटवीन द ईयर माफ़ कर दिया जाए तो उनका क्या होगा, रेवेन्यू शॉर्टफॉल। तो फिर उनकी सब स्कीम और फिजल डेफिसिट के गड़बड़ हो जाए, एफआरबीएम एक्ट में पंगे हो जाए। तो इसलिए एक बार जो समथिंग इज सेट इनटू मोशन, फिर उसको करना मुश्किल है। दैट विल बी द आंसर। उसके अबव एंड बियॉन्ड डेटा से बात कर सकते हैं अपन एग्जाम के लिए काम की। दूसरा, हाउ कैन शेल कंपनी गिव लोन? देखिए बात ऐसा होगा कि सपोज मैकडोनल्ड अपना बॉन्ड इशू करे इंटरनेशनल मार्केट में और फिर उसी की शेल कंपनियां उसके अंदर इन्वेस्ट कर ले, तो उस हिसाब से लोन में जाएगा। किसी को लोन में देने के लिए अपना एनबीएफसी होना जरूरी नहीं है, वो पार्टी ने बॉन्ड इशू किया उसमें हम इन्वेस्ट करें तो भी वही काम हो जाता है। तीसरा, गवर्नमेंट बोरो फॉरेन करने लगी है, डू दे बोरो डायरेक्टली? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बोरो फ्रॉम, तो वो यूजुअली तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है। कंट्री टू कंट्री लोन भी हो सकते हैं, पर भारत की ऐसी अपनी वो है नहीं प्रॉब्लम्स कि हमको ऐसा पैसा लेके आना पड़े। वो तो छोटे देश जैसे ये श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, वो सीधा जाके कटोरा लेके चाइना से सीधा कंट्री टू कंट्री लोन लेते हैं। भारत के केस में ऐसा सीन कम है। चौथा, इफेक्टिव कैपिटल इंक्रीज इन द लास्ट 4 ईयर। देखिए एक तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम का वर्ड भी पहले तो वो यूज़ नहीं करते थे, ये तो 2-3 बजट से ही मीडिया में चमकने के लिए, तो पहले तो ये कंसेप्ट भी नहीं था। खैर अब वो पूछे तो वेल प्रोबेबली द आंसर शुड बी यस। बाकी तो ग्राफ देख के, अब उसमें ग्राफ खुद से मैन्युअली बनाना पड़े कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का 5 साल पुराना तो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, फिर इफेक्टिव के नाम पे आप जोड़ के खुद से मैन्युअली एक्सेल में कमांड दे के करो दो, वैसी चीज़ें खुद से पीएचडी करना, और खुद से पीएचडी करना एफिशिएंट नहीं है, सो विल नॉट स्पेंड टाइम। पूछे तो अब हमें कर सकते हैं कि हाँ इंक्रीज। 75% करेक्ट इन वीकली टेस्ट, अटेंडिंग क्लास, रिवाइजिंग हैंड आउट। नहीं तो अच्छा देखिए, जो फर्स्ट बार आप एग्ज़ाम या टेस्ट दे रहे हैं तो आपने तो क्वेश्चन देखे नहीं ना। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन के लिए बैठते हैं, तो उसका तो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर होना है क्योंकि वो क्वेश्चन देख के बैठा है। सो इट इज़ अ गुड स्कोर, नीड नॉट वरी अबाउट इट। जो गलत हो तो देखना चाहिए, अच्छा कहाँ पर वो हैंड आउट में मैंने, या मेरे सोचने में कुछ में और चल रहा था, ये फ्रेम कर रहा, उसका दिमाग कुछ अलग चल रहा। सो लाइक दैट, यू नथिंग टू वरी, अच्छा स्कोर है। PYQ मिसिंग फ्रॉम 30 ईयर, आई एक्सेप्ट इट। बात ऐसी है, सपोज सेल टैक्स के बहुत प्रश्न आए, पर सेल टैक्स आप जानते हैं सरकार ने बंद कर दिया, तो उसको फिर आरबीआई के एक मार्जिनल कॉस्ट बेट, मार्जिनल
कॉस्ट का लैंडिंग रेट MCLR या ऐसी कोई फार्मूला थी लोन के बारे में, पर वो डिसकंटिन्यू तो नहीं हुआ, पर आउटडेटेड हो गया। उसका MCQ मुझे सॉल्व करवाना हो तो उसमें मेरे 15 मिनट जाएंगे पहले वो एक्सप्लेन करने में कि वो फार्मूला क्या है, जबकि उसकी जगह अब क्या है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट है, तो पुराना उसका सीन बनता नहीं। इसलिए मैंने MCQ जानबूझ के हैंड आउट में नहीं रखा। उसका कारण कि मैं रखूँगा तो फिर कुछ लोग ये गूगल फॉर्म में आके उसकी पंचायत में लग जाएंगे, जबकि उसका कोई उपयोग है नहीं। सिमिलरली जैसे प्रोजेक्ट सशक्त या ऐसा सब बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन अब वो भी सब मतलब आउटडेटेड, काफ़ी फेडेड हो गया, उसकी जगह अब नई चीज़ें आई, हालांकि उसको मैंने रखा है। ऐसे कुछ और भी 3-4 जगह पर हैं, सो आई हैव डेलिबरेटली ओमिटेड दोज क्वेश्चंस, क्योंकि उसको सॉल्व करने का टिक करने से अपना ज्ञान बढ़ नहीं रहा है, टाइम ही फालतू में वेस्ट हो रहा है। अपना डॉलर का वैल्यू हाई क्यों है? इंट्रिंसिक वैल्यू, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्गर देन इंडिया। सिंपल सा कारण है, आप डॉलर भूल जाओ, आप बोलो ऑनियन है। ऑनियन का वैल्यू हाई कब होता है? जब उसकी सप्लाई मान लीजिए 10 किलो हो, पर उसकी डिमांड मान लीजिए 50 किलो, बराबर, तो उसका भाव बढ़ जाएगा कि जो 5 रुपये में मिलता होगा वो 50 का हो जाएगा। तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद डॉलर, कि उसकी जो सप्लाई, मतलब इंडिया की तरफ जो पैसा आता है, सामने अपनी जो डिमांड है, अपनी डिमांड क्यों है? अपने को ऑयल इंपोर्ट करना हो, गोल्ड इंपोर्ट करना हो, बच्चों को फॉरेन कॉलेज में भेजना हो, खुद फॉरेन टूर में जाना हो, से लेके बहुत सारे कामों में उसकी ज़रूरत होती। सो एज लॉन्ग एज वी कंटिन्यू डिमांडिंग दिस थिंग, या कि हम वो सब चीज़ों को भारत में इंपोर्ट करना कम कर देंगे, तो अपने आप ऐसी स्थिति आ सकती है कि अभी मान लीजिए 70 रुपये का हो या 80 रुपये का हो, एक दिन 7 रुपये का भी हो सकता है, अगर हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ना करें वहाँ से, और खुद ज़्यादा वहाँ से वहाँ को इंपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल, $1 की युआन में क्या वैल्यू होगी? क्या 6 या 7 युआन है? तो क्यों होगा? क्योंकि चाइना ढेर सारा पैसा, मतलब चीज़ें एक्सपोर्ट करता है अमेरिका। इधर मैं टाइम स्टैम्प लिख दूँ, 45 क्वेश्चन तक हम पहुँचे। टाइम हुआ है 41 मिनट। ओके, हाउ मैनी क्वेश्चन डू आई नीड टू अटेम्प्ट वाइल? देखिए, अगर रियल एग्ज़ाम की बात करें, 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 200 मार्क का पेपर होता है। उसमें कट ऑफ आजकल आप देखिए, इट मे बी अराउंड वट एवर 95 to 100 मार्क, मतलब 50%। तो यानी एक प्योरली तो चीज़ ऐसी हो सकती है कि आप 50 क्वेश्चन करेक्ट करो और वो सही लग जाए, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, तो अपने टाइम्स 2 मार्क बोल के 100 मार्क हो गए, तो प्रीलिम पास हो गया। पर रियल में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके कुछ गलत भी होंगे। तो लोग क्या करेंगे कि थोड़े ज़्यादा टिक करेंगे, कि सपोज 60-70 टिक करता हूँ, इसमें 5-7 मेरे गलत भी हो गए तुक्के में, तो नेगेटिव में चलेगा, अपन फिर भी प्लस माइनस करते हुए करेक्ट आंसर के 2 मार्क, गलत आंसर के 0.66 मार्क करके भी मेरा नेट में सपोज 100 जवाब आ जाए, ऐसा कुछ उसका खेल हो। तो 50-60-70 क्वेश्चन की करके चलते हैं। हालांकि ऐसे सब घर से सोच के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि रियल एग्ज़ाम में ज़्यादा टफ हो, ज़्यादा इजी हो, उस हिसाब से आपको ऑन द स्पॉट देखना पड़े। सत्यजीत, कॉपीराइट और पेटेंट में क्या है? देखिए, कॉपीराइट आप समझो आर्टिस्टिक काम के लिए हो, तो जैसे हम कहें कि म्यूज़िक है, बुक है, बराबर, फिल्म है, ऐसी चीज़ों के लिए। पेटेंट की बात करें, वो मोस्टली साइंटिफिक चीज़ों के लिए होता है। जैसे कुछ हमने नया वैक्सीन इन्वेंट कर दिया, कुछ नया मशीन की ब्लूप्रिंट बना दी, माइक्रोवेव ओवन या मोटरसाइकिल का नए जात का इंजन वगैरह, उसके लिए। सो दैट इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बाकी कौन सी चीज़ पर पेटेंट नहीं हो सकता, वो हम पिलर 4B में देखेंगे। बियॉन्ड दैट और ज़्यादा उसमें डेप्थ जाने का इधर मज़ा नहीं। योर हैंड आउट इज़ न्यू इन्वेंशन, भाई वो कॉपीराइट ही होगा अल्टीमेटली, क्योंकि टेक्स्ट में हम कुछ पढ़ाने का एजुकेशनल मटीरियल है। अगर वो विदाउट परमिशन का, तो वो कॉपीराइट का ब्रेक कर रहा है। दैट इज सेकंड क्वेश्चन। तीसरा, इन केस ऑफ यूट्यूब समटाइम वीडियो सिंपली शो वायलेटिंग कॉपीराइट, टेकन आउट, हाउ इज द सेम वायलेशन? देखिए, अब बात ऐसी होगी कि सपोज मैं एक वीडियो बनाऊँ और उसके अंदर चक दे इंडिया या कोई मूवी का म्यूज़िक डाल दूँ, तो बात ऐसी होती है कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थोड़ा थोड़ा क्लिप यूज़ करो तो उसमें कॉपीराइट में छूट दी जाती है, एग्जाम्पशन। पर आप पूरा ही फिर कॉपी करके डाल दो, तो यू आर वायलेटिंग द कॉपीराइट ऑफ जो भी शाहरुख खान की फिल्म जिसके ओनरशिप में है। सो देन देयर विल बी कॉपीराइट स्ट्राइक्स। तो मतलब किसी का वीडियो, फोटोग्राफ, उसकी कुछ सॉन्ग, म्यूज़िक, बुक्स वगैरह का पूरे का पूरा मिसयूज़ करेंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक हो सकती है।
फिर चौथा कॉपीराइट फार्मूला फॉर द फॉरेन कंपनी लाइक अकॉर्डिंग टू इंडियन ITI ट्रिप्स। उन्होंने भारत के अंदर उस चीज़ों को रजिस्टर करना पड़े, ऐसी सिस्टम होती है। फिर प्रश्न एग्जैक्टली वो कैसे काम करते हैं रियल लाइफ में, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, सफिशेंट टू नो कि वो जो भी वहाँ पर किया उसको वापस यहाँ पर कुछ अप्लाई करके री रजिस्टर करे, ऐसी सिस्टम चलती। करने को तो नेट से जवाब निकाल सकते हैं पर एफिशिएंट नहीं है वो, रियल लाइफ हाउ इट वर्क्स। सपोज आंसर में डिस्कस चार्म्स एंड चैलेंजेस, डू वी हैव टू गिव इक्वल वेटेज टू बोथ। वो तो बात ऐसी है कि आपके पास कंटेंट है कि नहीं। अब आप कह रहे हैं कि प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी मैनिपुलेशन, चार्म्स और चैलेंजेस, तो सब में इक्वल वेटेज के लिए असल में इन रियलिटी इट विल हैपन कि कुछ टॉपिक में 20% ही कंटेंट होगा, दूसरे में 30% होगा, तो अपने पास जो है वही लिखना है। ऐसा सब कुछ बैलेंस करके एकदम ऑप्टिमल आंसर मुझे लिखना है, तो वो जितना टाइम उसमें जाएगा तो सामने बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। हैविंग सेड दैट, कोशिश होनी चाहिए कि सपोज अपने को 2 पेज लिखने हैं तो, और 4 ऐसी चीज़ है तो आधा आधा पेज हर एक को डिवोट किया जाए, ऐसी अपनी कोशिश हो आइडियली। बट इफ़ यू डू नॉट हैव कंटेंट तो ज़बरदस्ती नहीं करना, कुछ टॉपिक ही ऐसे होते हैं उसमें माल होता ही नहीं। हाँ तो वो मैंने आपको बताया। सम अदर डाउट 60, प्लीज राउंड हाउ मेनी क्लासेस। मीन्स के अंदर मे बी 15 क्लासेस के आसपास, 10-15 क्लासेस के आसपास हो सकता है। पेजेस के हिसाब से हो सकता है वो, डिपेंड 150-200 पेज वगैरह जो सीन उसका बने। अभी से वो बोलना मुश्किल है क्योंकि उसको मैं अलग करके उसमें और नई नई चीज़ें डाल के उसको रिफाइन करूँगा, तो तब हम बोल सकते हैं। अदरवाइज लास्ट ईयर भी किया था क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, उसकी आप PDF डाउनलोड करके देख लो, वो भी मेरे ख्याल से 100 के ऊपर तो चले ही जाएगा। टू mock interview, professor asking about Shaheen protest and his importance, could not find out why Shaheen was so famous despite protest। अब भाई वो तो वो प्रोफेसर ही बता सकते हैं, मैं इसका नेट पे सर्च करके आपको जवाब बताऊं दैट इज़ नॉट एफिशिएंट, राइट। तो उसको अभी चिंता नहीं, वो तो देखिए जो भी इंटरव्यू में बैठते हैं तो क्या वो प्रोफेसर लोग घर से पढ़ के आते हैं कुछ, मतलब 1 साल से वो क्या नोट्स बना के आते हैं कि मेरे को उस दिन जाना है और ये पूछना है, नहीं। वो तो वट एवर द इंटरव्यू है उसके 10 दिन पहले से कुछ न्यूज़पेपर में देखा हो एंड देन दे स्टार्ट आस्किंग। अब उसके अंदर हो सकता है कुछ हिस्टोरिक भी हुआ हो शाहीन बाग में, या कुछ मुगल साम्राज्य का उसमें कुछ मॉन्यूमेंट हो, या हो सकता है वो दिल्ली घूमने आए हो, वो खुद वहाँ घूमने गए और उन्होंने कुछ स्मारक देखा और फिर कि अच्छा इधर तो ये वाली फ्रीडम स्ट्रगल की घटना हुई थी। सो दे आज अब ऐसी चीज़ों में अपने को जवाब ना याद हो तो बोल देना मेरे को नहीं पता, इतना ही मुझे पता है कि हाँ इधर ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की प्रोटेस्ट चल रही थी, उसके लिए वो चर्चा में रहा है। दिव्यांशु दुबे, बजट डॉक्यूमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल आर गिवन। असल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसी के अंदर वो पार्ट्स में ऐसा सब दिखाते हैं। देखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइट पे भी जब आपको मिल जाए, उसमें वो PDF के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं कि पहले कैपिटल पार्ट, पहले सपोज रेवेन्यू पार्ट हो इसका इनकम एक्सपेंस, फिर कैपिटल पार्ट इनकम एक्सपेंस। सो यस व्हाट यू आर आस्किंग इज बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भावना पिलर 3 में प्रीवियस क्वेश्चन FDI कन्वर्टिबल बॉन्ड वगैरह कि FDI इन्वेस्टमेंट, हाँ बराबर है। आप देखो बॉन्ड्स के आगे क्या लिखा है, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। कन्वर्टिबल बॉन्ड ऐसी चीज़ है जो शेयर में तब्दील होती है, पिलर 1 से याद करो। तो जो शेयर में तब्दील होने वाली चीज़ है, तो मतलब शेयर मतलब इक्विटी, तो अब उसके पास ऐसे बॉन्ड हो कि जिसकी मदद से उसका 11-15% शेयर होल्डिंग बाद में हो जाए, तो वो चीज़ FDI हो सकती है। RBI के आप नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में देखें तो उसने ऐसी बातें करी हैं, उधर से UPSC ने पूछा था। मैंने चालू क्लास में भी बोला इट इज़ अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि इतना सब हम पढ़ के या रट के नहीं आ सकते। तो उसमें और झंडे लेने की ज़रूरत है नहीं, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं, वो सब टेक्निकल इंटरप्रिटेशन पूछा टफ क्वेश्चन बनाने के लिए, और उसका वो जवाब होता है। ये एक बात हुई। और जो सेकंड फॉरेन इंस्टीट्यूट सर्टेन कंडीशन, हाँ तो मतलब सपोज मॉर्गन स्टैनली या गोल्डमैन सैक्स या कुछ भी है, मोर देन 10% शेयर्स अगर खरीद ले, या ऐसे उसने सब पैसा डाला हो, तो वो भी करेक्ट हो ही जाएगा FDI टाइप का चीज़। आइडियली वो लोग नहीं करते। अगेन आप ये जो इतना सब कर रहे हैं, यू आर ओवर कॉम्प्लिकेटिंग इट। जबकि मैंने वहाँ बोला वो टेक्निकल चीज़ पूछी, अब उसको देख के कि हर साल वो ऐसा पूछेंगे करके हम PhD में सब करने बैठे, इट इज़ नॉट एफिशिएंट।
अलग दोनों के टर्म्स कंडीशन अलग, एफडीआई के कैसे इंक्लूड, वो वही बात है। आप अननेसेसरीली आप ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करके ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, जबकि टॉपिक उतनी जटिल है। इकोनॉमी इज़ नॉट डिफिकल्ट, रेस के घोड़े की तरह चलोगे, इतना बड़ा इसके आसपास है, अब आगे बढ़ो नेक्स्ट टॉपिक में। कोई भी टॉपिक में ज़रूरत से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इन्फ्लेशन अफेक्ट माइक्रो इकोनॉमी या माइक्रो इकोनॉमिक्स, यस। हम लोग आगे जब मई महीने में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, यू विल फाइंड दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बात ऐसी है, कोई चीज़ की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो स्वाभाविक है उसकी डिमांड कम हो जाएगी कि नहीं कम होगी, वो डिपेंड करता है। अगर असेंशियल मेडिसिन है कैंसर की या हिपेटाइटिस या किसकी, तो भाव बढ़े तो भी ज़बरदस्ती खरीदना ही पड़े। तो उस हिसाब से उसके अलग अलग ग्राफ होते हैं, ऐसा वर्टिकल बने या किस टाइप का बनेगा। सो दैट यस, इन्फ्लेशन विल अफेक्ट इट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे असर करता है वो मई महीने में हम देखेंगे। Nufan, FDI FPI are good for economy to generate growth. Is there a high FDI and FPI inflow dollar full lead to inflation? Yes, it can lead to inflation अगर बाज़ार में उतनी गुड सर्विसेज वगैरह की सप्लाई ना हो। फॉर एग्जांपल, अंधाधुंध एफडीआई और एफपीआई का पैसा कोरोना के दौरान आया, जिसके चलते भारत की भी जो ये स्टार्टअप कंपनियां होंगी उन्होंने थैले भर के पैसे कमाए होंगे, उसकी मदद से उनके मालिकों ने रियल एस्टेट में पैसे डाले होंगे। तो जो 50 लाख का मकान हो वो 5 करोड़ का हो जाए तो महंगाई तो करेगा ही। एंड लाइक दैट हर एक जगह पर जो भी चीज़ें हैं दे आर बिकमिंग क्वाइट एक्सपेंसिव। उसी तरह सपोज वो सब एफडीआई एफपीआई का पैसा है और ये सब स्टार्टअप कंपनियों में इन्वेस्ट हुआ, और फिर उन्होंने अंधाधुंध स्टाफ को मोटे मोटे पगारों पे रखा हो सैलरी दे के, तो वो सैलरी जो आई उनके हाथ में, उसके हिसाब से भी वो बहुत ज़्यादा पहले से शॉपिंग करेंगे, तो चीज़ों की सप्लाई डिमांड पे असर होगी एंड इट विल क्रिएट इन्फ्लेशन। अनुष्का, इकोनॉमिक सर्वे आंसर राइटिंग, देखिए प्रीलिम के लिए इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना है, अपनी ये जो हैंड आउट है लेक्चर है उसमें सब आ गया। मेंस के लिए पढ़ना है, सिर्फ उसके जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होते हैं चैप्टर्स के, सिर्फ उतने देखने चाहिए टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी। अदर देन दैट नीड नॉट वरी, उसमें जो जिस्ट था, डेटा था, काम का था, वो तो अपने हैंड आउट में फिर भी आ ही गया है। कैन यू टेल में लेटेस्ट सर्वे बुक फॉर्मेट? देखिए वो आप उसकी वेबसाइट से पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मेरे ख्याल से ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन सरकार से उसकी परमिशन लेके उसको छापता है। एंड आई ऑल्सो क्वेश्चन यू, जब हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे तो कुछ छूट भाई, ये कोचिंग क्लास वाले भी अपनी छोटी सी नोट्स को भी इकोनॉमिक सर्वे बोल के अमेजोन पे लिस्ट करते हैं, वो अपने लिए काम की नहीं। जो सरकारी इकोनॉमिक सर्वे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज करती है, दैट इज़ द वन। उसके भी अंदर सारे चैप्टर नहीं, सिर्फ चैप्टर का शुरुआत में इंट्रोडक्शन के 2-3 वो जो इटैलिक्स में लिखा हो बड़ा सा पैराग्राफ, और एंड में कुछ कंक्लूजन, उतना ही देखना होता है। सो दैट इज़ फॉर द एंड पार्ट। खरीदने की मेरे हिसाब से आई वुड नॉट एडवाइज परचेजिंग द बुक बिकॉज वो हर एक समझो 500 का, अब पिछले 4-5 साल को आपको देखना हो तो उसमें काफ़ी खर्चा आ जाए। सो आइडियली नॉट रिक्वायर्ड, पीडीएफ ही डाउनलोड करके देख लो, 2-2 पैराग्राफ ही पढ़ने होते हैं उसमें। आदिल, टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी ऑफ सेस सरचार्ज आईजीएसटी नॉट इंक्लूड, आईजीएसटी। हाँ तो वही है ना बात, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे ख्याल से आपने पूछा। सपोज गुजरात से उत्तर प्रदेश एक कार गई 1 लाख रुपए की, इस पे आईजीएसटी कितना लगा, 28,000। तो क्या फाइनेंस कमीशन ऐसा बोल सकता है इसका 41% दे दो? नहीं बोल सकता ना, वो तो उसमें से दो हिस्से होंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी। और फिर सीजीएसटी में जो 14,000 गया, हाँ तो फिर उस पर वो बोल सकता है कि 41 देना है कि 42 दे, दैट इज़ द जिस्ट ऑफ दैट थिंग। तो वो आप एमसीक्यू में उस हिसाब से टिक करना है। ये इधर से उधर जाएगा, वो आप बीरबल की खिचड़ी बना के अगर टिक करेंगे देन यू विल गेट रॉन्ग आंसर। हिमांशी, एनसीईआरटी की जगह जीसीईआरटी पढ़ सकते हैं, नॉट एडवाइजेबल। मतलब देखिए, जो आपको कंटेंट या वोकेबुलरी डेवलप करनी है, खास करके हम बात करें अगर एनसीईआरटी पढ़नी कहाँ पर है, पहली तो बात पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पूरे के पूरे चैप्टर नहीं, सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी फॉर इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग कंटेंट, निबंध वगैरह लिखने के लिए। और फिर अपना क्लास 11 की इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब, ये 3 वोकेबुलरी के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए डेवलप करना। तो अगर आप गुजरात के बोर्ड के देखें, उसमें वो या तो लोकल बातें होती है या ऐसी बातें होती है जो ज़्यादा मज़ा उसमें आता ना। सो इन दैट केस यू कैन डू इज़ हिंदी वाली आप देखो। फिर भी आपकी इच्छा हो कि नहीं मुझे वोकेबुलरी डेवलप करने के लिए कुछ पढ़ना है, तो आप NIOS, आई थिंक NIOSGNR.org या ऐसी कोई वेबसाइट है, उधर से गुजराती में भी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज़।
वो वाली देखोगे, उसमें आपको अच्छी वोकेबुलरी मिल जाएगी। जैसे पॉलिटी के बारे में चाहिए या ज्योग्राफी के बारे में चाहिए कुछ जो यूपीएससी लेवल की हो। गुजरात की खुद की जो बुक्स है, अब जैसे क्लास 11 12 ज्योग्राफी, तो यूपीएससी तो इंग्लिश वाली में से पूछेगा जो एनसीईआरटी वाली है। गुजरात की अपनी जो है उसमें क्या होगा, गुजरात स्पेसिफिक चैप्टर और इधर उधर की बातें ज़्यादा है, तो अपने को आईएएस एग्जाम में वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं। विघ्नेश, मीनिंग ऑफ इंडेक्सेशन डेट म्यूचुअल फंड एग्जाम के लिए काम का, ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप की चीज़ें हैं। फिर भी एक लाइन में मुझे बताना हो, देखिए म्यूचुअल फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, आपको कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा जब प्रॉफिट होगा। लेकिन फिर इन्वेस्टर क्या कहेंगे, नहीं महंगाई भी तो चल रही है ना, तो सपोज़ मुझे 20% का अगर प्रॉफिट हुआ 3 साल में, लेकिन उसमें महंगाई भी तो 10% बढ़ी थी, तो आप उसको एडजस्ट करके ऐसा बोलो कि मैं सिर्फ 10% प्रॉफिट पे ही टैक्स भरूँ। तो उसको कहा जाता था इंडेक्सेशन, लेकिन लेटेस्ट बजट में बोला कि अब से उसकी वो हम बंद कर रहे हैं। हालांकि ये ऐसे टॉपिक है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप की चीज़, अपनी एग्जाम में फ़ायदा कम है आफ्टर लुकिंग एट PYQs। तो अभी मैं वापस टाइम स्टैम्प लिखूँ 56 ऑनवर्ड्स, और ये बनता है 55 मिनट्स। आरुषि, finally understood this economy, okay. Great, after learning second times, videos twice learn by sir, can I skip reading the handout? देखिए, स्लाइड्स आर ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। जो आपको फैक्ट्स मेमोराइज करने हैं वो आपने हैंडआउट से करने हैं। तो हैंडआउट देखो, वीडियो वापस मत देखो, स्लाइड वापस मत देखो, जब तक आपको टॉपिक समझ आ गया तो अब उसको वापस, उसके पावर पॉइंट, मतलब माई पॉइंट इज़ वीडियो देखने वो मत देखो, पावर पॉइंट वापस मत देखो, सिर्फ हैंडआउट देखो, क्योंकि आपको अब वीडियो और पावर पॉइंट की चीज़ें समझ में आ गई। बिकॉज हैंडआउट के अंदर जो फैक्ट्स है उसकी मदद से आप, जी अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर कुछ फैक्ट्स पूछेंगे, कुछ कंसेप्ट पूछेंगे, फैक्ट्स पे कमांड कब आएगा, जब हैंडआउट को आप उसमें से सब फैक्ट्स तैयार करेंगे। जो पावर पॉइंट वगैरह वो तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने के लिए है। आतिश, न्यूज़पेपर डेली पढ़ता नहीं पाया हूँ, प्रीलिम आर्टिकुलेट मैगजीन फ्रॉम दिस। देखिए आइडियली तो आपको लास्ट 2 इयर्स की करंट अफेयर्स पे नज़र होनी चाहिए। अब होने को तो वो 5 साल पुराना भी पूछेगा, लेकिन बात ये है कि 5 साल पहले जो हुआ हो वो वाली चीज़ यहाँ वापस से एक आध बार कुछ ना कुछ जगह दिखी होगी। तो अगर आपको पुराना सब देखना है तो आपको सब डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा उसका रोने का कोई मतलब नहीं है। यू फोकस ऑन दिस वॉट एवर मैगजीन कंपाइलेशन एक्सेट्रा यू आर सेइंग, लेकिन उसमें एक अपने को समझ होनी चाहिए कि उसकी यूटिलिटी क्या है। सपोज 100 क्वेश्चन है, उसमें से लास्ट 1 ईयर के 14 15 सवाल आए, और भी सवाल आते हैं पर वो ऐसा 2 साल 5 साल 7 साल पुरानी चीज़ अभी पूछे। और इसके अंदर भी आप ऐसे मंथली मैगजीन करके जाओ, उसमें हार्डली 4 5 सवाल बेस्ट के सिनेरियो में सॉल्व हो पाते हैं। तो दैट इज़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन ऑल दोज थिंग्स, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट की आप चीज़ों को फॉलो करें। सो विद दैट क्लैरिटी फर्स्ट यू फोकस ऑन अदर बिग थिंग्स लाइक थियरी, कंटेम्पररी इश्यूज़, और फिर जो टाइम बचे तो ये सब करना चाहिए। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं, अपना ही जो हैंड आउट है वो कंप्लीट कर दिया, उसमें सब मेजरली तो कवर हो गया है। उसके बाद भी प्रश्न आ सकते हैं पर खुद से पढ़ने बैठोगे काफ़ी टाइम जाएगा। सिमिलरली जहाँ तक बात है पॉलिटी, तो पॉलिटी में असल में बहुत सारे करंट अफेयर्स रोज़ होते नहीं। आप कहें नहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो वो तो 4 5 साल से वो जो भी चल रहा हो चल ही रहा हो। सो लाइक दैट इन पॉलिटी एक्चुअली द यूनिक थिंग्स आर वेरी लेस। तो जो भी बड़े टीचर अपने क्लासेस में समझो उन्होंने मेजर करंट अफेयर्स अगर कवर कर दिए हो, तो वो आप मान के चलो कि वही सब रिपीट हो रहा है, उसमें नए कोई खास डेवलपमेंट होते नहीं, सिवाय कि कुछ नया इधर उधर कहीं कुछ नया कानून या कुछ जजमेंट आया। बट इन पॉलिटी यू रियलाइज़ कि प्रीलिम में तो ज़्यादातर थियरी पूछते हैं, तो वैसे भी उपयोग कम ही है। बाकी बचता है साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन और उसके ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़, हिस्ट्री के अंदर कुछ प्लेसेस एंड न्यू कल्चरल इवेंट्स इन न्यूज़ वगैरह। सिलेक्टिव बेसिस पर आप उन चीज़ों को ऐसे निकाल निकाल कर पढ़ें, एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट ट्रीटीज़ वगैरह। बट विद दिस थिंग इन माइंड कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसके आसपास ही निकलता है। जीएसटी रिटर्न का मतलब है उसका जो फॉर्म भरा जाए उसको कहते हैं जीएसटी रिटर्न। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब वो फॉर्म भरने के बाद आपको जो भी माइनस मिलता है, कैशबैक मिला या जो टैक्स भरने की लायबिलिटी कम हुई, उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अनिका, सारे सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज करें या लंबे समय तक कैसे याद रहें? हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन स्टडी 14 आवर्स, आई डिड नॉट गेट मच। देखिए आइडियली
सब्जेक्ट स्पेसिफिक अब तो रिवीजन करना है। उसका कारण मैं आपको बताऊं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के अंदर हमने पिलर 1 या 2 में देखी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, और हमने देखा कि रेपो बढ़ाकर महंगाई से लड़ सकते। अब वापस से इन्फ्लेशन एज अ टॉपिक इटसेल्फ हम लोग पढ़ेंगे पिलर जो भी 4E वगैरह में, तो वापस कुछ चीज़ें और एडवांस कंसेप्ट आसपास जुड़ते हैं कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेप्टर्स और नॉट वगैरह। तो ये ऐसा है कि आप कंटिन्यूस रिवीजन लेके बैठें 10-15 दिन तक, तो आपको फ्रेश मेमोरी में अच्छा पुराना और नया ऐसे लिंक हो रहा है, इस हिसाब से टिकी एमसीक्यू को मैंने ऐसे पकड़ना है, दैट क्लैरिटी विल कम। फिर आप ऐसा करें कि रोज़ मैं 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो उसमें बात ये होगी कि वो सब जो ग्रांड विजन बननी चाहिए वो बन नहीं पाएगी। सेम थिंग गोज़ फॉर पॉलिटी। 10-15 दिन साथ में लेके आपने सारा सब कर लिया तो आपको याद रहेंगी चीज़ें, आगे पीछे क्या हुआ, क्या सिमिलैरिटी या डिफरेंस थी यूनियन स्टेट का, ये वो मामला था। सेम फॉर हिस्ट्री। तो कोशिश कुछ है नहीं हो, सपोज़ कि अपने पास एक दिन है, तो जो भी सुबह 8 से 12 मैंने एक सब्जेक्ट किया, फिर कुछ दूसरा किया। हालांकि खाना खाने के बाद नींद आती है, तो उस वक्त सी शेड या ऐसा जिसमें हाथ से कुछ लिख के करना पड़े ताकि नींद आए तो भी अपना अलर्टनेस बना रहे। फिर शाम को कुछ और किया, फिर वापस रात को। सो मे बी 2-3-4, नॉट मोर देन 4 सब्जेक्ट आई वुड से पर डे रिवीजन में लेने चाहिए। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ करें, तो वो उसका तो चीज़ ये है, मोबाइल वगैरह एक तरफ रखो, सोशल मीडिया से दूर रहो, सिर्फ सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रहे, और थोड़ी फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज वगैरह। भाई कबीर क्लासेस अच्छे से किए, हैंडआउट पढ़ नहीं पाया, उसके चक्कर में वीकली अटेम्प्ट नहीं कर पाया। देखिए मतलब कि आपका बैकलॉग हो गया, तब बैकलॉग हो गया तो क्या करना है, देखिए मैं आपको बताऊँ अभी क्या होगा। 1 2 3, ये जो पिलर 3 है वो ऐसी चीज़ है कि उसमें समझने के लिए लेक्चर सुनना ज़रूरी पड़े कि ये केस में रुपया डॉलर सस्ता हुआ महंगा हुआ, आगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ पढ़ें उसमें भी ऐसा समझने में टाइम जाए। फिर आएगा पिलर 4 है एग्रीकल्चर। अब वो ऐसा होगा कि उसमें सब ये योजना ये समस्या है, रिलेटिवली सिंपल। फिर बढ़ते बढ़ते जब आए सपोज पिलर 4D जहाँ जीडीपी, तो फिर वापस दिमाग लगा के समझना पड़ेगी ये। तो जब जब बीच में ऐसे इजी वाले हैंड आउट आ जाए, कि सपोज एग्रीकल्चर वाला हैंड आउट है, आई वुड टर्म इट ईजी, क्योंकि उसमें तो सब जब समझना है रटना है, ये योजना ये वो, उस वक्त पुराने बैकलॉग आप कंप्लीट करने की कोशिश रखो और उस हिसाब से निपटा दो चीज़ों को। अदरवाइज कि ठीक है उतना आप छोड़ ही देता हूँ, पूरे का पूरा पिलर ही ऐसा करके भी या सब पिलर ही, तो भी आप आगे बढ़ सकते हो। फिर उसको वापस जब भी थोड़ा फ्रीडम या बीच में राहत मिले सब्जेक्ट में से, कॉलेज में से, नौकरी में से, उसको कंप्लीट करो। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही, आई एक्सेप्ट इट। अब बात ऐसी है कि देर आर टू थिंग्स, एक कि डेडिकेटेड होके ख़त्म कर दो तो आपका 3-4 महीने के अंदर पूरी चीज़ ख़त्म हो जाए, उस स्पीड से वो चल रहा है। नहीं कर सकते और सपोज आप 2024 को एग्ज़ाम देना है, तो फालतू में भी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। इन दैट केस यू गिव योर सेल्फ टारगेट्स कि अच्छा मैं अपनी रिदम के हिसाब से, अपना ये चलता है कि वेडनेसडे टेस्ट भले हो, लेकिन मुझे वो हैंड आउट रिवाइज करके करने में और दिन जाते, तो मैं तो संडे को ही दूंगा। हाँ तो बराबर है, पर खुद को एक टारगेट दो और उस रिदम से आप चलो। गिफ्ट सिटी पर डोमेस्टिक लोग भी खोल सकते हैं, बैंक कैन मिस यूज इज नो, मैंने आपको बताया था। देखिए गिफ्ट सिटी के अंदर आपको बैंक अकाउंट खोलना हो तो वो ये कहेंगे तुम इसको डॉलर में कन्वर्ट करके डिपॉजिट करो, रुपी करेंसी में डिपॉजिट हो ही नहीं सकता। तो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, सपोज मेरा रोज का काम हो, कुछ धंधा मैं चलाता हूँ, अब मैं डॉलर उधर लॉक करवा दूँ तो तकलीफ ये होगी कि बार बार मुझे उसको वापस कन्वर्ट करके जो भी दूसरे लोगों को पेमेंट करना, स्टाफ को सैलरी दें, वो तो रुपी करेंसी मांगेंगे। जितनी बार कन्वर्ट करूंगा तो ये लोग फॉरेक्स ट्रांजेक्शन की फीस के नाम पे पैसे 2-2%, 3-3%, वट एवर जो चलता है वो ले लेंगे, और उस पर टैक्स भी लगता रहे, वो जो भी जीएसटी भी लगे फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन पे। सो एज अ रिजल्ट इट डिस्करेजेस पीपल, क्योंकि उसका लिक्विडिटी उतनी एफिशिएंट रहती नहीं। आरबीआई के एग्जेम्पशन है तो पन मिसयूज तो भाई कौन और कैसे करे। देखो आप सोचो एक्सिस है, अब मान लीजिए उसमें 10,000 एम्प्लॉई है, तो वो तो पूरे भारत में फैला के बैठे हैं ना, सारे 10,000 तो गिफ्ट सिटी में आके रह नहीं सकते। और सिर्फ गिफ्ट सिटी में खोले तो भी मान लीजिए कि पूरे भारत के अंदर हम इनकम पिरामिड बनाए, कि जिसके अंदर टॉप 10% लोगों को सब टैक्स इवेजन और टैक्स सेविंग की और सब समझ है, टैक्स अवॉइडेंस करने की, तो उतने लोग गिफ्ट सिटी में जाके मिसयूज़ करेंगे। बाकी 90% जनता को बैंक अकाउंट खोलने हैं, तो उसके लिए तो दिल्ली में, मुंबई में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, पुणे, नासिक, हर जगह ब्रांच का होना तो ज़रूरी है। तो एक्सिस बैंक क्या ही कर लेगा उसको
वहाँ से भी तो चलाना होगा। सत्यम, आई एम हैविंग प्रिंटेड हैंडआउट ऑफ 6 फ्रॉम लैपटॉप, हार्ड कॉपी शुड आई स्टडी फ्रॉम प्रिंटेड हैंडआउट्स। अज्यूमिंग कि आप PCB 6 की बात कर रहे हैं, हाँ तो इन दैट केस आप ये करो कि वो वाली चीज़ और फिर Win23, वो दो ही चीज़ करने की ज़रूरत है। फिर आपको वापस ये वाले भी सब लेक्चर वगैरह में बैठने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी अपनी मतलब फुल लेंथ का ये जो कोर्स चल रहा है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। और Win23 का नेक्स्ट कार्स अभी 12 तारीख को वेनसडे को होने वाला है, जहाँ पर पिलर 3 के हम अपडेट्स देखेंगे। सुमित, वी नीड टू पोर्शन फ्रॉम आर्टिकुलेट, नो नीड, अपनी जो ये चल रहा है उसके अंदर सब कवर हो ही रहा है, और उसके बाद भी जो कवर होगा तो Win24 सीरीज़ में वो फ्री में अगले साल कवर हो जाएगा, February 2024 ऑनवर्ड्स। आशीष, फॉरेनर डिसाइड फ्रॉम इंडिया, हाँ वो भाग जाते हैं, RBI इंक्रीज सप्लाई, डॉलर डॉलर बिकम वीक, ऑल्सो डिक्लाइन इन फॉरेक्स रिजर्व, वाई दिस कॉम्प्लिकेटेड, विच इज़ बेटर इफ दे चेंज द रूपी विद इन देयर ओन कंट्री। मतलब आप ऐसा करें कि फॉरेनर्स यहाँ से डॉलर लेके जाएं अमेरिका, और फिर अमेरिका में जाके किसी को बोले कि भाई तुम डॉलर के बदले, ना माफ़ कीजिए मैं, हाँ मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि वो जो अब फॉरेनर है वो, सपोज़ उसने अदानी में इन्वेस्ट किया हो इंडिया में, वो उसको सेल करता है, उसको रुपया मिलता है, अब वो रुपया लेके USA जाए और USA में फॉरेक्स एजेंट को बोले कि इसको डॉलर में कन्वर्ट करो, हाँ तो शायद हो भी सकता है, पर तकलीफ क्या होगी कि वो वाला एजेंट भी अल्टीमेटली तो इंडिया से ही लाने की बात करेगा ना, तो जो सप्लाई ऑफ रुपी और सप्लाई ऑफ डॉलर का जो इम्बैलेंस हो जाएगा वो तो वहीं के वहीं रहेगा। सो एज अ रिजल्ट प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू कम। एंड सेकेंडली उसको जो रुपी करेंसी मिली वो USA में वो यूज़ नहीं कर सकता, वहाँ लीगल टेंडर है नहीं, तो भारत के अंदर ही यूज़ हो सकती है। सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट तो कराना ही पड़ेगा रुपी का डॉलर, अगर अमेरिका जाके अपना ही धन उसको यूज़ करना है। गौरव, GSEC भी डायरेक्टली गिवन इन एक्सचेंज इन स्टरिलाइजेशन वॉल बी एंड नो इन्फ्लेशन। देखिए सपोज टॉम क्रूज है, वो जो भी खेल कर रहा है और RBI डिसाइड करे मैं उससे डॉलर एब्जॉर्ब करना हूँ, तो उसके लिए RBI क्या उसको GSEC डायरेक्टली दे दे तो स्टरिलाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा आप बोल रहे हैं। पर उसके अंदर बात यह है कि टॉम क्रूज उसको क्यों लेगा, क्योंकि टॉम क्रूज ये सोचेगा ना कि भाई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो 10 साल के लिए मेरा पैसा लॉक हो जाएगा, मुझे तो उतना लॉक नहीं करवाना अपना पैसा, मुझे तो अभी लेके चला जाना है। और फिर GSEC बनाना है तो उसके लिए भी वो डीमेट अकाउंट वगैरह खोलने पड़े, मुझे खोलना ही नहीं डीमेट अकाउंट। थर्ड, कि ये जो GSEC वाली चीज़ है वो तो रुपी करेंसी में डिनोमिनेटेड होगी। टॉम क्रूज का नहीं, मैं तो डॉलर का टेम्पररी काम है और निकल जाता हूँ, आप मैं अगर 10 साल के लिए चलिए लॉक भी करवा लूँ पैसा, 10 साल के बाद रुपये का वैल्यू क्या होगा, उस हिसाब से मेरा अभी इन्वेस्टमेंट है उसके सामने मेरा लॉस हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेता है वगैरह, तो ही मे नॉट बी इंटरेस्टेड। इसलिए RBI क्या करेगा, वो किसी मिस्टर B से जो इंडिया के अंदर जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने की दिलचस्पी है उसको साथ वो चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। देन क्वेश्चन 72 गौरव, सिंस इंडिपेंडेंस साइड डिक्रीज इन डीबेज, देखिए डिबेजमेंट का मतलब क्या है, उसकी जो फेस वैल्यू हो और सामने जो मेटल की खुद की कीमत हो, राइट, तो मेटल की खुद की कीमत 5 रुपये हो लेकिन चेहरे पे लिखा है 10 रुपये, तो ऐसा धीरे धीरे जो कम किया जा रहा है तो ऐसे कॉइन बन जाते हैं, टोकन कॉइन, और ये जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहें, डिबेजमेंट। हाँ तो हम कह सकते हैं कि ये डिबेजमेंट हो रहा है धीरे धीरे। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दिस वर ऑल द क्वेश्चन, लेट्स क्रैक इट।